मैंने अपने जॉब field की के अंदर? मैरिट अच्छा। में ही। अच्छा। मैंने लाइक क्योंकि ट्रेनिंग पे थी तो वहां पे हर डिपार्टमेंट में मुझे जॉब कराई जाती थी, ठीक है। रिसेप्शन पे भी जी, जी। तो हाउसकीपिंग हर जगह। सर मुझे 16 लाख रुपए चाहिए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए, और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था वो मैं खुद जमा करूंगी एक्टिंग करके। मैं टर्की के पुलिस थाने के बाहर पूरी रात खड़ी रही हूँ। आप क्या समझती है पाकिस्तान में तलाक की सबसे बड़ी वजह? आपके साथ पास बहुत से केसेस भी आते होंगे। फिटनेस का राज यही है कि मेरे मियाँ जो है ना वो बहुत टुकते हैं, खुद चाहे उनका पेट कितना निकल आए। बाद में समझ आया कि सास मुश्किल नहीं है इतनी, मियाँ मुश्किल है। शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू किया था, वो एज सच इतने इंटरव्यूज देते नहीं है। अच्छा, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट शो के दौरान जिसमें आपको अब बड़ा ये अजीब सा फील हुआ हो कि क्या हो गया ये? अरे किसी फार्मूला moment 1 जो है जो हाँ, हाँ। वायरल हुआ था, जी, जी। तो वो मुझसे गलती हुई थी 6 साल पहले। तो मेरी टीम ने कहा कर लेंगे सवाल ये वो, तो वो बाद में उन्होंने मेरी टीम के साथ मिलकर कहा चलो अब इसको मामू बनाओ। कौन है पता नहीं, सब ही आ गए। आतिफ असलम नहीं आया अभी तक, मेरे पास उनको देने के लिए बजट नहीं है इतना। अच्छा, मॉर्निंग शोज में शादियां बहुत करवाई जाती हैं, या कभी कोई त्योहार कभी कोई त्योहार, ये क्या प्लांटेड या रेटिंग के लिए हो? वाह अच्छा, ट्रे में रख के दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। कभी आज तक नहीं मैंने उनका मोबाइल चेक किया। और इंस्टा पे मैसेजेस खुद देखती हैं सारे? हाँ देखती हूँ। अच्छा। हाँ। हाय, मर्द सिर्फ वो शरीफ है जैसे मौका नहीं मिला। वो हम पहन के वापस कर देते हैं, डिजाइनर्स के कपड़े। आपके कोई भी मेहमान आए झटपट बन जाएगी, उनको सर्व करें। तारीफों के पुल ना बंधे तो मेरा नाम बदल दें, आसान है और बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं कराची आया हूँ, और कराची आके कैसे हो सकता है कि आप उनसे रब्ता न करें जो सबसे रब्ता करती हैं इंटरव्यू के लिए, और जो सबके इंटरव्यू करती हैं आज वो हमारे सामने। हमने उनसे बहुत से सवाल पूछने हैं, इंटरव्यू के हवाले से भी, उनके पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, उनके शौक के हवाले से भी। तो मेरे साथ मौजूद है निदा यासिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी टाइम कीमती है। तो कैसा लग रहा है आपको खुद इंटरव्यू देते हो, और हमने बहुत तफसील में आपसे बातें करनी है? मुझे अच्छा लगता है बात करना। अच्छा। लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब मुझसे कोई मेरी बातें पूछता है तो वो बताने में डबल मजा आता है। अच्छा। हाँ। और कुछ छुपाने को तो नहीं दिल करता आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज ही नहीं कि छुपाऊं, खुली किताब है हम तो। अभी रिसेंटली आप टूर करके आए यूरोप का? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा? मजे का रहा? अच्छा रहा जी, मुझे बहुत शौक है घूमने का। अच्छा। और मुझे कोई शौक नहीं जेवर वगैरह बनाने का। अच्छा। तो वो जो मेरी सारी जमा पूंजी होती है उसको फिर मैं अपने घूमने फिरने पे खर्च करती हूँ, चीजें सीखती हूँ, दुनिया को जानती हूँ, अल्लाह की बनाई हुई जमीन की बस तारीफ करती रहती हूँ। मैं भी अभी रिसेंटली आया हूँ यूरोप से, फैमिली के साथ ही टूर था मेरा। था फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स की साइड का। जबरदस्त। और आप कहाँ गई थी? मैं दूसरी तरफ स्कैंडिनेवियन का सारा साइड, नॉर्वे वगैरह। और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, जबरदस्त। अच्छा, आपके थोड़ा स्टार्ट करते हैं बचपन से ही कि आप कराची में पैदा हुई या किस शहर में? मैं कराची में पैदा हुई। अच्छा जी। और फिर स्कूलिंग वगैरह आपने? स्कूलिंग भी कराची में हुई। बीच में स्कूलिंग इस तरह डिस्टर्ब हुई कि 2 साल के लिए हम जर्मनी गए थे। अच्छा। मेरी अम्मी वहाँ ट्रेनिंग लेने गई थी, तो मैंने जर्मनी में 2 साल पढ़ाई की है। उसके बाद फिर वापस दोबारा आ गए थे पाकिस्तान। तो कराची और जर्मनी, अगर अब मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो इन दोनों जगहों से हम। और स्टडी कहाँ तक की वैसे आपने? मैंने ग्रेजुएट किया है। मैंने फिजिक्स में, कोई यकीन नहीं करेगा, मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया है। अच्छा। और फिर 2 साल होटल मैनेजमेंट किया मैरियट से। अच्छा। बिल्कुल अलग फील्ड थी, लेकिन होटल मैनेजमेंट करने से जो बात करने की स्किल्स हैं वो मुझे वहां से सीखने को मिली, क्योंकि गेस्ट से बात करना, हर तबके के लोगों से, हर क्लास के लोगों से, वहां से मैंने सीखा है। वो ट्रेनिंग है मेरी। जॉब भी की आपने फिर? मैंने जॉब की मैरिट में ही। अच्छा। मैंने लाइक क्योंकि ट्रेनिंग पे थी तो वहां पे हर डिपार्टमेंट में मुझे जॉब कराई जाती थी, रिसेप्शन पे भी तो हाउसकीपिंग हर जगह। वो वहां पे जॉब। हाउसकीपिंग भी मतलब हाउसकीपिंग एज सच भी सिखाते हैं ना। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने मैनेज करना है उसको, तो आपके नीचे स्टाफ है, आपने काम करवाना है, देखना होटल्स की कैसे रख रखाव होता है, क्या सिनेरियो है पूरा। मैंने एक्चुअली शोबिज में आना नहीं था। मेरी प्लानिंग लाइफ की ये थी कि मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी है, ट्रेनिंग ली है। मैंने स्विट्जरलैंड, लूसर्न जाना है, मैंने पूरी रिसर्च की हुई थी। ठीक है। और उस वक्त मुझे 16 लाख रुपए चाहिए थे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। और मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था वो मैं खुद जमा करूंगी एक्टिंग करके, जब मेरे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। लेकिन जब मैं एक्टिंग की फील्ड में आई, उस वक्त मैं होस्टिंग में नहीं थी। ठीक है। जब मैं एक्टिंग की फील्ड में आई तो मुझे लगा कि यही है जो मेरे लिए बनी है। और फिर पैसे तो जमा हो गए, लेकिन इरादा कुछ और हो गया। फिर आप इधर की हो गई? मैं इधर की हो गई। फर्स्ट सैलरी कितनी थी जॉब के अंदर? सैलरी नहीं, मैंने पीटीवी पे मॉडलिंग की थी, तो मुझे इसलिए याद है मेरा पहला चेक 420 रुपए का था।
अच्छा, वो 420 रुपए का फिगर जो है टैक्स कटा के मुझे जब मिले थे वो पीटीवी से, जी जी, तो वो मैं कभी नहीं भूली आज तक। वो मेरे पहला चेक था, मॉडलिंग किसी गाने में की थी मैंने। ठीक है। और उससे पहले आपने होटल मैनेजमेंट की जॉब, या वो सिर्फ इंटर्नशिप? वो मैट्रिक की छुट्टियों में की थी, सैलरी नहीं थी उसमें? फिर उस वक्त तो सैलरी नहीं थी, ठीक है, मॉडलिंग की थी। ठीक है। जो मेरी होटल में सैलरी थी वो 5,000 रुपए थी महीना। अच्छा, हाँ। और अब कितने बन जाते हैं? बस अब अल्लाह जितना दे दे। अच्छा, लाखों में हो जाते हैं। हाँ, टैक्स तो देती होंगी, जाहिर है टैक्स तो पेयर फिर हर चीज तो रिकॉर्ड पे होगी। बिल्कुल। तो कोई मतलब लाइक ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह उतने हम लोग, मैं कहती हूँ कि उस काबिल नहीं जितना अल्लाह ने नवाजा है, और अल्लाह की शुक्रगुजार है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी कौन सी रखी हुई है आपने? मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन अब वो बच्चों को शौक था तो प्राडो ले ली थी, लेकिन ना मुझे मोबाइल और गाड़ियों का कोई ऐसा शौक नहीं है। अच्छा। कि चेंज करने हैं। तो बच्चे ही बोलते हैं ये ले लें तो मैं ले लेती हूँ, और जब तक मोबाइल खराब ना हो जाए, गुम ना जाए, चोरी ना हो, टूट ना जाए, तब तक मैं नहीं चेंज करती। मैंने आज तक अपना कोई पुराना मोबाइल बेचा नहीं है। अच्छा, सारे मोबाइल से प्यार हो जाता है मुझे। अच्छा, जैसे चोरी की बात की, कराची में है, कभी ऐसा भी हुआ कि मोबाइल छीना हो आपका? या कोई आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कभी नहीं छीना। लोग इतना कहते हैं, सब डसे हुए इस चीज से, मेरे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई साना नहीं हुआ ऐसे चोरी वोरी वाला। घर से जेवर चोरी हो गया या पाकिस्तान से बाहर से जेवर चोरी हुआ, लेकिन से बाहर चोरी हो गया? हाँ, टर्की में भी हुआ है। अच्छा जी, मेरी डायमंड की रिंग्स कमरे से, जो होटल का कमरा था, जी जी, वहां से डायमंड, मतलब ये पाकिस्तान में आप तो पहन नहीं सकते ना कुछ, तो मैंने जी। कहा कि अच्छा चलो टर्की के टूर पे जा रहे हैं, वहां कोई कुछ क्या करेगा, तो मैं वहां पहन के चली गई, पूरे टूर पे पहने रही। इस्तांबुल में आके कि यहाँ शायद चोरी चकारी का टेंशन है, इस्तांबुल में आके मैंने अपनी अंगूठियां और अपने जो स्टड था, लॉकेट था, वो उतार के मैंने होटल रूम के अंदर, स्वीट के अंदर पर्स में डाल के रख दिया। और जब आखिरी दिन जब मैं पैकिंग करी थी जाने की, मैंने कहा जरा देखूं पहनूं तो अपनी अंगूठियां वापस, तो वो गायब थी पर्स से। तो होटल लॉकर में नहीं रखा? होटल रूम में तो लॉकर। बस मुझसे ये गलती हो गई, मैंने कहा यहाँ कौन घुसेगा अंदर, पर्स के अंदर छुपा के रखा था मैंने। और आपने कंप्लेन भी की? फिर मैं पुलिस थाने के बाहर, जैसे मैंने चोरी की है, मैं टर्की के पुलिस थाने के बाहर पूरी रात खड़ी रही हूँ। इतना उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। यहाँ तो फिर हमें पुलिस वाले घास डाल देते हैं भाई, वहां तो उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, और ना कोई इंक्वायरी ना कुछ, जबकि हाउस कीपिंग वालों ने ली थी। हाँ ऑफ कोर्स, जिन्होंने कौन निकालेगा पर्स। चलें अब आते हैं थोड़ा सा आगे मजीद शादी की तरफ। शादी फिर आपकी कैसे हुई, कैसे यासिर से आपकी मुलाकात? शादी जो है वो लव मैरिज आप कह सकते हैं, लव कम अरेंज, क्योंकि जब यासिर ने मुझे प्रपोज किया था तो वो तो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैं उनकी सिर्फ कलीग थी। दिखने विखने में अच्छे थे, तो जब उन्होंने शादी का प्रपोजल दिया तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो सिंधियों में शादी नहीं होती। तो कहने लगा मैं सिंधी हूँ, हिंदू नहीं हूँ, मेरा और तुम्हारा मजहब एक है, ऐसी क्यों बोल रही हो। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे डांटा कि इस तरह थोड़ी कहते हैं। जाहिर है मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से थी, लेकिन वो जहाँ नसीब अल्लाह ताला ने बनाया होता है। मैं कहती हूँ कभी जिंदगी में आपको ही नहीं कहना चाहिए हम तो उस तबके में नहीं करेंगे शादी, या हम तो उन लोगों से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ताला दिखाता है, आपकी वही होती है जो आपने बड़ा बोल बोला होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो इसलिए ये बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कभी भी। अच्छा, आपकी माशाल्लाह फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ बहुत से हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि इस तरह की जो शादियां होती है वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकी। लेकिन मेरा आपसे ओवरऑल इस पे एक ओपिनियन मैं आपका लेना चाह रहा हूँ, आप क्या समझती है पाकिस्तान में तलाक की सबसे बड़ी वजह? आपके साथ पास बहुत से केसेस भी आते होंगे, आपको मेन रीजन क्या लगता है? बर्दाश्त खत्म हो गई है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा हो गई, लोगों को अपने हुकूक पता चल गए। सो जब ज्यादती होती है ना तो वो उसका हल नहीं निकालते, और बर्दाश्त थोड़ी है कि चीजें आपको पता चल गई हैं, अगर अवेयरनेस आ गई है और हुकूक है सबके, सो ये थोड़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि आप उसकी वजह से अलग हो जाओ। जब आपने एक कमिटमेंट की है और खुदा ने आपको इस निकाह में बांधा है, तो आप उसको बार बार आपको ट्राई देना पड़ता है। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई नहीं होती, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई होती है, सब कुछ वो नॉर्मल है, जैसे आम कपल में होता है। और हम तो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं तो मुंह पे बैठ के बोल देते हैं, मतलब कि हमारा बहुत छुपा हुआ रिलेशनशिप नहीं है, मैं भी उसको बोल देती हूँ, वो भी मुझे बोल देता है। सो बहुत ऐसा लवी डवी कपल नहीं है हम लोग। मेरे भी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस हैं चीजों को लेके। शुरू में नहीं थे, शुरू में मैं बहुत भोली थी। अच्छा। तो जो यासिर कहता था दिन है तो दिन है, मैं कहती थी हाँ दिन है, उसका फेवरेट ऑरेंज कलर, तो बस निदा के सारे कपड़े ऑरेंज कलर। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप मैच्योर होते हैं, अवेयरनेस आती है, तो फिर
बहस मैं भी करती थी। तो फिर उस पे जाहिर है जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है। मेरी और यासर की बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी है चीजों को लेकर। चलें, जबरदस्त जी, अल्लाह करे इसी तरह खैर आपका चलता रहे, खुश रहें। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि बच्चों को आप मीडिया से क्यों दूर रखते हैं, बड़े बच्चों के खास तौर पे? हम उनकी कोई डिटेल में नहीं जाते, हाँ। लेकिन रीजन क्या है? देखिए, बच्चों को जब बाद में मीडिया में आना है, जब वो मैच्योर हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, तो वो भले आए। अभी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पता है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे हमारे बच्चों को लेके छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, वो अलग अलग ऐसी बुरी बुरी खबरें छाप रहे होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। हमारी आवाम मासूम है, उनको नहीं पता कि ये बात सच है कि झूठ है। और फिर अगर वो इस तरह यूट्यूब चैनल्स वाले करते हैं, मैं तो नहीं सबको जाके पकड़ सकती, लेकिन दिल से आह निकलती है अगर वो मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कहता है। जैसे बच्चों की ग्रोइंग एज है, तस्वीरें लगा दी, हाय माँ बाप इतने खूबसूरत है, बच्चे किस पे चले गए। यार, जब सबके बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो वो धूप में जाते हैं, उनका रंग भी खराब होता है, दांत भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, और क्या मतलब हम भी पुराने जमाने में अगर हमें देखेंगे तो हम अगली डकलिंग होंगे, बाद में जाके हम ग्रूम होते हैं और अपनी शक्ल सही निकालते हैं। सो बच्चा हर्ट होता है। और जिस तरह उठा के कोई भी किसी के बच्चे को कह दे, मेरा तो दिल पे लगता है मेरे बच्चे को कोई कुछ कहे। सो मैंने और मेरे मियाँ ने यही फैसला किया कि जब तक वो खुद मीडिया में नहीं आना चाहते, हम उनको दूर रखेंगे। ड्राइविंग खुद करती है? हाँ, आती है मुझे, मेरी नजर कमजोर है। सो इसलिए मुझे ज्यादा घर वाले चलाने नहीं देते। आती है, ये नहीं है कि चलान करवाया कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी चलान नहीं हुआ। एक आध दफा सिग्नल गलती से छूट गया था, तो मैंने ना जो ट्रैफिक पुलिस वाले, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, एक दफा माफ कर दें, हाँ सॉरी प्लीज एक दफा माफ कर दे, मेरी नजर कमजोर है, तो वो जरा सा ना मैंने देखा नहीं था, गलती से निकल गई। सो चलान कभी नहीं हुआ, शुक्र। शोबिज में आप आ गए, हाँ, लेकिन होस्टिंग में फिर कैसे? और फिर मजबूरी के तौर पे। अच्छा जी, कैसे आपको ये जॉब मिली? मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी, मैं एक्टिंग करते हुए बहुत खुश रहती थी। लेकिन जब बच्चे छोटे छोटे थे, जो दो बड़े बच्चे मेरे, वो छोटे थे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, क्योंकि एक्टिंग इज फुल टाइम जॉब। आप सुबह गए हैं, आपको रात को 10 बजे से पहले आप फ्री नहीं हो सकते। छोटे बच्चों को छोड़ के मुझे बहुत तरस भी आता था। और फिर मेरे हस्बैंड भी कहते थे, मैं भी घर से बाहर, तुम भी घर से बाहर, तो बच्चे तो रुल जाएंगे ना। अच्छा, ये तो फिर फैसला कर लिया कि एक्टिंग नहीं करनी। लेकिन जिस औरत ने सारी जिंदगी काम किया, यानी मेरे अम्मा अब्बा ने मैट्रिक के बाद, वो कहते थे खाली दिमाग शैतान का घर, तो उन्होंने कभी घर पे मुझे बैठने नहीं दिया। मैट्रिक की छुट्टी हुई, फलाना जगह जॉब कर ली 2 महीने के लिए, इंटर की छुट्टी हुई, होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर ली, फिर ग्रेजुएशन की एक्टिंग में आ गई। मैं घर कभी नहीं बैठी, मैं हमेशा मेहनत करती रही हूँ। सो अभी जो लोग कहते हैं ना, सुबह उठती हो, कैसे उठती हो, मेरी सारी जिंदगी ऐसी, मेरी माँ बाप ने मुझे मेहनती ही पाला है। सो इसलिए मैं बहुत कंसिस्टेंट हूं अपने काम को लेके। तो होस्टिंग में इसलिए आई कि मुझे डिप्रेशन हो रहा था कि मैं सारा काम छोड़ के घर बैठ गई हूँ और जॉब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं फिजिक्स में ग्रेजुएट हूँ, तो मैं क्या जॉब करूंगी? लेक्चरार की जॉब मिलती, जो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मैं कहाँ जॉब करती। सो फिर मेरे हस्बैंड ने जब नादानियां प्रोड्यूस किया, तो मैं एक्टिंग में वापस आई। उससे मुझे होस्टिंग की ऑफर्स आना शुरू हो गई। अच्छा, थोड़ी ग्रूम भी हो गई थी, थोड़ा बोलना मुझे पहले से आता था, तो बस कुकिंग शो किया। कुकिंग शो से मॉर्निंग शो मिला, बकायदा मैंने मांगा नहीं, मिला। शाइस्ता गई जियो, तो ARY को यही मैं ही चेहरा था एक जिसपे वो रिलाय कर सकते हैं, तो मैं आई। फिर उसके बाद बस मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और कहीं इधर उधर भी नहीं देखा। इतनी उसी चैनल पे, उसी चैनल 14+ ईयर्स हो गया थी जी, 14.5 साल से ऊपर हो गए। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको कहा, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, और मुझे अपने मोबाइल से जब प्यार हो जाता है, तो ये तो मेरा चैनल है, तो मुझे अटैचमेंट हो जाती है चीजों से अपनी। और फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस का राज यही है कि मेरे मियाँ जो है ना, वो बहुत टुकते हैं, खुद चाहे उनका पेट कितना निकल आए। अच्छा, मैं जरा सी मोटी होती हूँ तो फौरन वो होना शुरू हो जाता है, तो वो टोकते हैं, जो कि मुझे लगता है कभी कभार टोकना भी चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा है। और दूसरा, फिर आप स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, और मेरी उतनी टेंडेंसी नहीं है जितनी और बाकी लोगों की होती है। सो मेरा 2-4 किलो वजन ही बढ़ता है, तो मैं उसको वापस संभाल लेती हूँ, ये है। और खाने में क्या पसंद है? खाने में सब कुछ वो पसंद है जो मोटा करता है। अच्छा बहुत फूडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे मीठा पसंद है, और पिज्जा, ये जो सारे जंक है, चिप्स वगैरह, ये सब पसंद है। लेकिन मुझे अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग लगती है। मेरी विल पावर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है। जब मुंह पे जिप लगानी है,
फौरन। और खुद क्या बना लेती हैं, कुकिंग करती हैं खुद घर हाँ, पे? कुकिंग चैनल्स, पहले मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी। अच्छा। और जब कुकिंग चैनल्स ऑफर हुए तो साथ खड़े रह रहे के सीख लिया, और शुरू में अपने मियाँ के लिए, घर वालों के लिए खाने भी बनाए। अब कुकिंग नहीं करती, अब शेफ जो है मेरी घर की, उनको ट्रेन कर दिया है, लेकिन आता सब है मुझे पकाना, मतलब अच्छा पका लेती हूँ, हाथ में जायका है। जॉइंट फैमिली में रह रही हैं या सेपरेट? जॉइंट फैमिली में रहती थी, यानी अच्छा। मदर इन लॉ जब उनका इंतकाल नहीं हुआ तो हम लोग साथ रहते थे। अच्छा। और वो साथ थी हमारे, जाहिर है, और बाकी तो सारे बहन भाई शादीशुदा थे तो वो सेपरेट थे। मदर इन लॉ हमारे साथ थी। तो कैसे एक्सपीरियंस था हमारे सोसाइटी में, मतलब इस तरह? शुरू में समझ नहीं आती थी कि कैसे टैकल करते हैं इस रिश्ते को। मुश्किल होता है सास बहू का रिश्ता, और कोई दुनिया में इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाद में समझ आया कि सास मुश्किल नहीं है इतनी, मियाँ मुश्किल है। वो बेचारी, मेरी सास बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी, तो जब मुझे थोड़ी मैं समझदार हुई तो मुझे लगा कि वो तो, उनके साथ रहना तो बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है। असल मुश्किल तो उनका बेटा है जिसमें पूरा ससुराल समाया हुआ है। अभी असल में है नहीं यहाँ पे, वरना वो जवाब जरूर देते इस बात। हाँ, वो भी यही कहेंगे तुम कोई कम मुश्किल हो। और अब आपके भाई की भी शादी होगी काफी अर्से से, बल्कि तो आप भाभी के मामलात में टांग अड़ाती हैं? नहीं अड़ाती मैं। अच्छा, मैं नहीं अड़ाती। कैसा रिश्ता वैसे आपका नंद और भाभी का? मेरी भाभी ना मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। मेरा जो वो भाई है वो मुझसे कोई 18 साल छोटा है। अच्छा। तो वो मेरे बच्चों की तरह है, और अब्बू का घर इतना जाना होता नहीं है, सो उनके मामलात में मैं इतना इंटरफेयर नहीं करती, और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि करना चाहिए। जो कहीं वो फंसते हैं तो मैं उनको समझा देती हूँ, लेकिन मैं इतनी इंटरफेरेंस नहीं करती। मुझे इतना पसंद नहीं है कि मैं उनके मामलात में इंटरफेयर करूँ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब थोड़े से आते हैं मॉर्निंग शो के हवाले से बातचीत करने। जी बिल्कुल। कोई ऐसा गेस्ट जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया हो? कोई ऐसा गेस्ट, बहुत सारे होते हैं गेस्ट, पता है, मैं आपको सच बताऊं, स्क्रीन पे पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनकी नेचर होती है ऐसी, थोड़े हाइपर होते हैं, मुझे जल्दी जाना है, जल्दी रिकॉर्डिंग पैकअप करो। खासतौर पे ईद के शोज होते हैं ना, वहां मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। सो बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो ख्याल भी करते हैं मेरा, मतलब शायद कोई नया होस्ट होगा तो उसको वो ज्यादा तंग करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं इतनी पुरानी उस फील्ड में हूँ, मेरे फादर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, सो थोड़ा मेरा रिगार्ड करते हैं, तो इतना टफ टाइम मुझे नहीं देते। और दूसरा, मैं भी उनका बहुत ख्याल करती हूँ, और लेकिन मुझे फिर भी बहुत स्ट्रेस होता है। अगर किसी को जल्दी जाना है और उसने मुझे टाइम दिया हुआ है तो ना मुझे कोई पसीने आना शुरू हो जाते हैं कि इसको जल्दी फारिग करना है, इसकी फ्लाइट है, इसको ये है। तो मुझसे कोई बहुत झूठ भी बोलता है, फ्लाइट नहीं भी होती तो कहते हैं फ्लाइट है। अच्छा। तो मुझे बाद में पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, ये बाकी मैं किसी का ऐसे नाम नहीं कर सकती, ले सकती नहीं, नाम लेना भी नहीं चाहिए। हम अपने शो में किसी को इस तरह नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हर किसी की अपनी एक ऐसा कोई टफ टाइम नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब टेंट्रम्स दिखाते हैं बहुत सारे लोग, किसी दिन आएंगे बिल्कुल टेंट्रम नहीं होंगे, अच्छा मूड होगा, और किसी दिन आएंगे उनसे ज्यादा कोई बुरा इंसान नहीं लग रहा होगा मुझे कि इनको हो क्या गया, ये तो ऐसे थे नहीं, शो छोड़ के भाग रहे हैं, हम जा रहे हैं, किसी और पे बात पे तब गए, नींद नहीं पूरी हुई भी। तो कभी कभार बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा। इस गेस्ट के साथ क्यों बैठा दिया, मुझे नहीं बैठना है इस गेस्ट के साथ। ये भी इश्यूज, बिल्कुल। मैंने कहा मैं उस गेस्ट को कैसे हटाऊं, मतलब मेरी तो नहीं है, मुझे गवारा करती कि मैं उसको कहूं तुम हटो, ये तुम बैठो। लेकिन एक चीज से मॉर्निंग शो में जो बड़ी मुश्किल होती है वो ये होता है कि सुबह उठना, क्योंकि आपकी शो की टाइमिंग ऐसी है, तो ये मुश्किलात, क्योंकि ऐसा हुआ गेस्ट लेट हो गए हों और कि जी होते हैं गेस्ट लेट। अच्छा। जी अक्सर हो जाता है। मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज कुछ नहीं, बातें करती रहती हूँ, फोन कॉल्स लेती हूँ, और जैसे हम, ऐसा नहीं होता कि खाली एक ही गेस्ट है। ओके। तो कोशिश करते हैं कि हम 3-4 गेस्ट रखें, तो अगला गेस्ट जो आएगा तब तक बातचीत है। जिस गेस्ट का मुझे ये लगता है कि वो लेट लतीफ है, उसके साथ मैं कोई प्लान भी रखती हूँ हमेशा। अब मुझे इतना थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया है, तो कभी कभार शो कैंसिल, 1-2 दफा हुआ होगा गेस्ट की वजह से शो कैंसिल हुआ है, कि उन्होंने बोला हाँ आऊंगी और पहुंची नहीं। 5 दफा एक गेस्ट है, उनका मैं नाम ले दूंगी क्योंकि वो अब इतना आती नहीं है ड्रामा में। सुहाई अली आबड़ो, इतनी प्यारी एक्ट्रेस वो, उन्होंने 5 दफा कमिटमेंट की और वो सुबह आई नहीं। अच्छा। उनकी वजह से मेरी 2 दफा शो कैंसिल हुआ है। फिर आपके पास कोई अल्टरनेट होता है उसका, पहले से कुछ और रिकॉर्ड करके? 2 दफा जब रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई तो फिर अगली दफा से मैंने प्लान बी बना के रखा था, क्योंकि वो अग्री करती थी कि हाँ मैं सुबह आ जाऊंगी, और फिर वो नहीं आती। फेवरेट इंटरव्यू कौन सा? फेवरेट 14.5 साल हो गए इंटरव्यूज लेते हुए, इतने साल, मतलब
आप यकीन जाने कभी कभार हर इंटरव्यू मुझे फेवरेट लग रहा होता है। लेकिन अगर कुछ आप नाम मैंने शाहिद आफरीदी का इंटरव्यू किया था, वो एज सच इतने इंटरव्यूज देते नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत खुल के बात की थी। मैंने मरहूम जुनैद जमशेद साहब का इंटरव्यू किया था, वो भी इंटरव्यूज देते नहीं है। उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं अपना हिजाब करूं। अच्छा। और मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐसी शर्त नहीं है जो मैं नहीं मतलब फॉलो कर सकूं, कोई मसला नहीं है। सो मैंने पहना वो खास तौर पे उनके कहने पर, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया। और कोई ऐसा इंटरव्यू भी था जिसमें आपको वो बाद में कि ये तो मुझे इंटरव्यू करना ही नहीं चाहिए था, बगैर नाम लिए? कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कभी? बहुत सारे ऐसे। अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ओहो ये आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो वो अपने शो पे एक ऐसे गेस्ट हैं जो बड़े लाइवली और बबली नजर आते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्टेड शो है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो जब एक्सट्रम्पोर गेस्ट होंगे तो वो शो का पेस क्यों इतना गिरा देंगे। अच्छा। हाँ, कुछ गेस्ट होते हैं ऐसे जो आपके शो का पेस गिरा देते हैं। सो जब कभी कभार ऑडियंस कमेंट करते हैं कि निदा ने बात काट दी, मेरे अंदर इतनी बुरी आदत हो गई है, मैं आपको एक बात बताऊं कि शो का पेस अच्छा रखने के लिए जब मैं आमतौर पे भी ड्राइंग रूम में किसी से बात कर रही होती हूँ, मैं उसी फेज में चली जाती हूँ कि ये ड्रैग कर रहा है गुफ्तगू को, तो मैं अपने शो के फेज में चली जाती हूँ। तो जब आम भी गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो जो कोई ड्रैग कर रहा होता है गुफ्तगू, मैं एकदम उसको हाईजैक कर लेती हूँ कि ये तो ड्रैग हो रहा है। तो मुझे फिर मेरे मियाँ ने समझाया कि देखो, जब हम आमतौर पे किसी से मिलते हैं, वो शो नहीं है तुम्हारा, तो तुम उसको बोलने दो। ये पता नहीं क्या एक 3-4 चीजें हो गई, ऊंचा सुनने लगी हूँ आइव भी लगा लगा के। अच्छा। हाँ, जाहिर है रूटीन ही ऐसी है। अच्छा, बाबर का भी इंटरव्यू किया था आपने कराची किंग्स में, बाबर आजम और इमाद थे जी। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, और वो जो आपने उनकी दुल्हन के हवाले से बातें की थी? पता है क्या, एक सच्ची बात ये, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्रिकेट के बारे में मुझे इतनी मालूमात नहीं है। सो क्रिकेटर्स को भी ना मैं बहुत अच्छे से जानती नहीं हूँ। ओके। सो जब क्रिकेटर्स आते हैं ना, तो मेरे ऊपर जो प्रेशर होना चाहिए ना कि वाओ स्टार है ये, वो नहीं होता, क्योंकि मैं इतने सही से उनको जानती नहीं हूँ। सो मैं उनसे खुल के सवाल कर लेती थी, और वो भी इतने मासूम लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं। सो उन्होंने भी प्यार से ऐसे जवाब दे दिया था, मासूमियत से। बहुत मासूम आदमी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो अभी आपने क्रिकेट की बात की, तो सबको वो याद आ जाएगा, सबके ज़हन में होगा, फिर से वो सवाल पूछा जाएगा जो शुएब अख्तर ने आपसे पूछा था। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद वो प्लांटेड था, ऐसा तो जरा थोड़ी डिटेल बताएं कि वो प्लांटेड था? नहीं, जो भी मुझसे गड़बड़े हुई हैं ना, गलतियां हुई हैं, वो ऐसे ही हो जाती हैं। और कभी कभार बंदा ना आप फेज में नहीं होता, ऐसा होता है कि आप कभी कभार ऐसा होता है, मैं सवाल करती हूँ तो इतना आसान सवाल होता है, गेस्ट कहीं और सोचो में होता है। सो उस वक्त मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने शोएब को बताया था कि मुझे ना क्रिकेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझसे ना क्रिकेट का सवाल नहीं कीजिएगा। उन्होंने छेड़ना था, उनकी नेचर छेड़ने वाली है, तो वो आसान सवाल था, लेकिन मैं एकदम ना ब्लैंक हो गई। जैसे नहीं आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता और दिमाग एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सो एक छोटी सी चीज थी, और वो उन्होंने वायरल की, उन्होंने फायदा उठाया उस चीज का। मेरी वो एक मैं कह लूं कि मतलब मैं उस वक्त ब्लैंक हुई हुई थी, तो मुझसे ब्लंडर हो गया। तो कैसा फील होता है जब आपकी इतनी सारी मीम्स बनती हैं? तो पहले कभी कभार बहुत हर्ट होती हूँ। अच्छा। कभी कभार हर्ट होती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं कहती हूँ इंसान हूँ मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया। ये थोड़ी कि मैं अगर रोज टीवी पे आके सुबह बैठती हूँ तो मैं गलतियां नहीं करती होंगी। हम आमतौर पे बहुत कभी कभार माँ अपने बच्चों का नाम कुछ होता है कुछ ले देती है, फंबल कर जाती है, हो जाता। तो मैं भी इंसान हूं ना। तो जब मैं अपने आप को ये समझने लगती हूँ कि भाई मैं इंसान हूँ, और मैंने पहले ही बताया कि कोई मैं यहाँ PhD करके नहीं आई हुई, मेरे शो की नौयत नहीं है यहाँ। मैं भी सीख रही हूँ एक्सपर्ट्स को बुला के, और लोगों को भी सिखवा रही हूँ। सो ये नहीं है कि कोई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बता रही हूँ कि डॉक्टरी ऐसे करो, तो इंजीनियरिंग ऐसे करो, तो फलाना ऐसे करो। सो मैं एक आम औरत हूँ। कोई ऐसी मीम है जिसको देख के आपको खुद बहुत हंसी आई हो, आपने खुद एंजॉय किया? अरे फार्मूला 1 जो है, जो वायरल हुआ था, तो वो मुझसे गलती हुई थी 6 साल पहले। वो 6 साल पहले का शो था। अच्छा, वो पुराना शो था जी। अचानक वायरल हो गया? अचानक 6 साल बाद उसका क्लिप वायरल हुआ। ठीक है। और यकीन माने, जब ये मुझसे गलती हुई थी तब भी मुझे नहीं पता कि ये मुझसे गलती हुई है। जो बेचारे बच्चे बैठे हुए थे फार्मूला 1 जो लेकर आए थे किसी बैंक की तरफ से, सो उन्होंने भी नहीं हिम्मत की मुझे बताने की। अच्छा। वो मैं किसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे फंसी हुई थी उस वक्त शो पे कि मैंने पढ़ा नहीं, और मैं आके बैठ गई और ठक 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 सवाल जो दिमाग में आए खुद बना के करती रही। ठीक है।
6 साल बाद जब वो वायरल हुआ तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा ये क्या किया आपने। मैंने कहा अच्छा मुझे समझाओ मैंने क्या किया। फिर मुझे पता चला कि ये गलती हुई है मुझसे। लेकिन मेरे जरिए बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स, बहुत सारी आम औरतें जिनको नहीं पता, उनको पता चल गया। अच्छा, वो शबीर जान एक दफा आपके शो से उठ के चले गए थे। जी। उसके बारे में क्या है, वो प्लांटेड था? देखिए शबीर भाई जो है ना, उनको मेरे पापा ने ड्रामों में समझे इस तरह का ब्रेक दिया और वो बहुत मानते भी हैं। मेरे उनसे फैमिली टर्म्स हैं, मतलब हमारा जो रिलेशन है ना वो पब्लिक नहीं समझ सकती, क्योंकि वो मेरे अब्बू को इतना मानते हैं और हम लोगों को इतना मैं ये कह सकती हूँ कि हम उनकी गोदों में खेले। हम छोटे छोटे थे जब वो हीरो बने थे उस, ठीक है। तो उनसे मेरी बहुत फ्रैंकनेस है। तो उन्होंने भी वो मुझसे मस्ती ही की थी, मैंने भी उनसे मस्ती की थी और उन्होंने भी मुझसे मस्ती की थी, क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा है तो पब्लिक को नहीं पता ये चीज। तो उन्होंने, वो मेरी टीम के साथ मिल गए थे और उन्होंने मुझे मामू बना दिया था बजाय यानी वो प्लांटेड उनकी तरफ से था, लेकिन वो ये डिस्कस करते नहीं है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि लाइक उनसे ऐसा रिलेशन है, मतलब कि तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग थी जब ये हुआ, जब वो उठ के चले गए? आपको बहुत परेशान हो गया? मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता, ये मुझसे ऐसे नाराज हो ही नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, ये कैसे ये। फिर मुझे अपनी टीम पे गुस्सा आया, क्यों तुमने ऐसे सवाल बनाए, ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एक्चुअली देखिए हम लोग इतने क्लोज थे कि जब फरीदा आपा से शबीर भाई का निकाह हुआ था तो मेरे अब्बू गवाह थे उसमें। अच्छा, वो निकाह सिर्फ 2-4 लोगों के बीच में हुआ था और मेरे अब्बू उस निकाह में शामिल थे। तो इतनी क्लोजनेस थी हमारी फैमिली की। जब आप क्लोज होते किसी से, आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो मेरी टीम ने कहा कर लेंगे सवाल ये वो, तो वो बाद में उन्होंने मेरी टीम के साथ मिलकर कहा चलो अब इसको मामू बना। कोई ऐसा गेस्ट जिसने आपके शो में आने से इनकार कर दिया हो? इनकार कर दिया हो? या नहीं मैंने नहीं आना इस शो में? कौन है पता नहीं, सब ही आ गए। आतिफ असलम नहीं आया अभी तक। अच्छा, हाँ, मेरे पास उनको देने के लिए बजट नहीं है इतना। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन भी करना था, चले आपने खुद ही छेड़ दिया। बजट कहाँ से कहाँ तक होता है रफली? मॉर्निंग शोज का इतना बजट नहीं होता। अच्छा, हाँ, जो ब्रांडेड शोज होते हैं उनका तो होता है, मॉर्निंग शोज का इतना बजट नहीं होता गेस्ट को देने के लिए। एक सर्टेन अमाउंट। रफली कितना, 2-3 लाख 4 लाख नहीं, 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 इतना भी नहीं होता। इससे कम होता है बजट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मॉर्निंग शोज का इतना बजट नहीं होता। और आतिफ असलम ने क्या मांगा था या कितना बजट है उनका? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, जाहिर उनकी प्राइवेट बात है, लेकिन मैं मॉर्निंग शो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, 20-30 लाख से ऊपर? नहीं, उससे कम था। लेकिन जो है वो मेरा ख्याल से अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम, इसलिए हम उनको नहीं बुला सके। और बाकी जो गेस्ट आप बुलाते हैं उसमें कोई फ्री भी आ जाते हैं? कोई इस तरह आपकी, मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे गेस्ट, फ्रेंडशिप भी है, बहुत सारे लोग नहीं मांगते पैसा, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं ऐसी, वो उनको लगता है कि ये फील्ड पैसे कमाने के लिए नहीं, मतलब लाइक इंटरव्यू देना पैसे कमाना का एक वो नहीं है, ठीक है, इससे पैसे नहीं कमाते। तो बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो ड्रामों और कमर्शियल्स के पैसे लेते हैं, लेकिन कभी कभार इंटरव्यूज के नहीं लेते। और वैसे भी असल में चैनल भी बड़ा है, फिर आपका नाम भी बड़ा है, शो भी बड़ा है, तो इसलिए भी शायद वो कुछ रियायत कर देते होंगे। शायद, बिल्कुल, खैर है, चले मतलब बहुत सारे लोग मेरे शो पे पैसों की वजह से नहीं आते। अच्छा, भी आपने इंटरव्यू की बात की तो मैं साथ आपसे पॉडकास्ट का सवाल पूछता हूँ। पॉडकास्ट पहले ही आपकी, जैसे पहले आपने की है? इस तरह माइक लगा के पॉडकास्ट तो मेरी पहली है, लेकिन जो इंटरव्यूज नॉर्मल होते हैं इंटरव्यूज, तो ये पॉडकास्ट का तो सेटअप है। जी, क्या आपको ऑफर नहीं है कि किसी पॉडकास्ट की? आती है, लेकिन मैं इतना ज्यादा इंटरव्यूज देती नहीं हूँ। मैं थोड़ा देखती हूँ होस्ट किस तरह के सवाल करता है। अच्छा, हाँ, वो जो आपने आपका इमेज एक बना हुआ है, इतनी मेहनत से इमेज बनाना, शोबिज़ इट्स ऑल अबाउट इमेज। तो वो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सवाल कर दे जो अच्छा ना हो, उसके शो को फायदा हो लेकिन आपको नुकसान हो। सो वो मैं थोड़ा सा देख कर जाती हूँ। मैं इतना, मतलब आपने मेरी पॉडकास्ट से पहले फिर अच्छी तरह रिसर्च की? जी, मैंने कहा भाई ये पढ़ा लिखा इंसान है। और कोई पॉडकास्ट रिफ्यूज भी किए पहले? हाँ, करती हूँ बहुत दफा। प्रोग्राम मुझे सही नहीं लग रहे होते। कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा जो आपने रिफ्यूज किया? बहुत किए हैं, कोई ऐसा नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि फिर कल को मैं उस शो पे चली गई तो मेरी जिल्लत हो जाएगी। अब मैं समझ गया हूँ आपने किसको रिफ्यूज किया है। हाँ। और शायद आप उधर चले भी जाए, हो भी सकता है, कुछ नहीं पता। आप कुछ, मैंने कहा ना, बड़ा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, आपके सामने आता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट शो के दौरान जिसमें आपको अब बड़ा ये अजीब सा फील हुआ हो कि क्या हो गया ये?
शो के दौरान तो नहीं, लेकिन जैसे यही हुई थी ना 92 वाला वर्ल्ड कप, वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था बाद में जब आपको पता चला कि ये क्या हो गया मेरे नहीं साथ। उसी वक्त बहुत एकदम में कुछ हो गई थी, मैंने कहा अल्लाह ये क्या गड़बड़ हो गई, शो के शुरू में ही ये मैंने क्या कर दिया। सो ये है, बहुत सारे और एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हो जाते हैं कभी कभार। आप जैसे ब्लैंक होते हैं ना, वही वाली बात, जैसे मैं होस्ट हूँ और सामने जो शख्स बैठा हुआ है, मैं नाम भूल गई। अब बहुत देर तक मुझे पता है मैं उस शख्स को पहचानती हूँ, लेकिन मैं उसको नाम से नहीं पुकार रही क्योंकि मैं नाम भूल चुकी हूँ। सो फिर जो मेरे कान में पीछे बैठी होती है मेरी टीम, तो मेरी कनेक्शन उनसे ऐसी बनी है कि जैसे मेरे फेस पे आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये नाम भूल गई है। तो कभी कभार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप नाम भूल जाते हैं, अल्लाह ये क्या करूं कैसे। फिर मेरी अक्लमंदी है कि मैं उनको अलग अलग नामों से इस तरह कर लेती हूँ, पता नहीं चलता पब्लिक को कि मैं नाम भूल गई हूँ। अच्छा, वैसे अब आपको पता है कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप कब जीता था? जी जी। अच्छा, पता चल गया आपको? हाँ। कब जीता था वैसे? 92 में ही जाहिर है। चलो जबरदस्त। अच्छा, आपके यहाँ एक चीज बड़ी देखते हैं, बल्कि मीम्स भी इस पे बहुत बनती है जी, कि कोई भी सोशल मीडिया पे बंदी को वायरल हुआ है ना, हाँ, तो मीम्स बनना शुरू हो जाती है कि जी अब निदा यासिर के शो में आएंगे। तो आप क्या कोई हमेशा आपके प्लान होता है कि जो भी बस न्यूज में है उसको उठा लो फौरन? मेरा रोज का शो है ना, हाँ, जब डेली का शो होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, मेरी टीम रिसर्च भी कर रही होती है और मैं कहती हूँ यार चलो अगर उसको थोड़ी सी इज्जत मिल रही है मेरे शो पे आने से तो क्या बुरा है उसमें, तो सही है, बुला लेती हूँ मैं, क्योंकि रोज है। अब वही वाली बात है कि डेली के शो पे आपको अलग अलग टॉपिक्स चाहिए। अब आप देखें सोशल मीडिया के पेजेस पे भी ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो जरूरी भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उनको अपना पेज भरना है, सारा कंटेंट चाहिए। हाँ बिल्कुल। सो मैं कहती हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा मशहूर हुआ है तो चलो उसको थोड़ा सा और कर दो यार हमारे प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मगर जो अच्छे शोज करती हूँ ना वो नहीं वायरल होते। अच्छा, वही जो मशहूर सोशल मीडिया पे लोग होते हैं उनको बुलाओ तो वही वायरल हो जाते। ये उल्टी कहानी है, मुझे ये समझ नहीं आती बात। जानबूझ के कभी प्लान करके कोई गलती की है कि वायरल हो जाए? नहीं। अच्छा, कभी नहीं किया। और लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप शायद जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि कभी भी मुझे कभी भी नहीं, वीडियोस वायरल हो जाएंगी? कभी भी नहीं की, वो खुद ही हो जाती है ऑटो। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सादी है, मैं बहुत, मुझे लगता था, मेरे माँ बाप को लगता था हमारी बेटी सीधी है, इसका क्या होगा दुनिया में, दुनिया तो उसको बेच के खा जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह ने नाम दिया, इज्जत दी, तो मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए चालाक होना जरूरी नहीं है। शायद आपकी इनोसेंसी आपको आगे बढ़ाती है और लोगों को पता है कि कौन शार्प है, कौन मासूम है। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू कैसे हो सकती हूँ, 14.5 साल से इस सीट पे बैठी हुई हूँ, माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ हूँ, घर चला रही हूँ, अच्छा घर बनाया हुआ है, कोई ऐसी बेवकूफियां नहीं की जिंदगी में। लेकिन मैं चालाक नहीं हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि उसने मुझे चालाक नहीं बनाया, क्योंकि चालाकी थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। मैं पॉजिटिव हूँ बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मॉर्निंग शोज में शादियां बहुत करवाई जाती हैं, या कभी कोई त्यौहार, ये क्या प्लांटेड या रेटिंग के लिए होता है या? जी बिल्कुल, रेटिंग बहुत ज्यादा आती है। अच्छा। जब आप शादी वीक वगैरह करते हैं और रेटिंग बहुत ज्यादा आती है, तो जब हमने रिसर्च की तो हमने थोड़ा अंदाजा ये लगाया जो हमारी आम औरत है ना उसके लिए एंटरटेनमेंट क्या है। जब खानदान में कोई शादी होती है ना तो कपड़े की तैयारी, उसके लिए वो एंटरटेनमेंट है। आप देखें ढोलकियां, ये सारी चीजें हमारे यहाँ खवातीन किटी पार्टी क्लब्स, आम औरत की बात मैं कर रही हूँ, मैं कोई एलीट क्लास की बात नहीं कर रही। वो कोई क्लब्स में और किटी पार्टीज, ये उनकी एंटरटेनमेंट नहीं है। उनकी एंटरटेनमेंट शादी पे जाना है, खानदान में शादी, रिश्तों, मतलब ढोलकियां, फलाना धमाके, ये छोटे छोटे इवेंट्स, सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, या छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमारे यहाँ लोग उस पर खुश होते हैं। सो हमने जब पहली दफा शादी वीक, मतलब मुझसे भी पहले शुरू हो गया था शादी वीक, तो रेटिंग ज्यादा आती थी। फिर जब मैं आई मॉर्निंग शो की दुनिया में तो मैंने सबसे पहले आते ही अपनी बहन की शादी जो है वो सेलिब्रेट की, तो लोग मुझसे जुड़ गए। 3 महीने हुए थे और इतनी जल्दी लोग मुझसे जुड़ गए, उनको लगा कि वो मेरे मैके वाले हैं, क्योंकि अच्छा। मैंने अपनी सगी बहन की शादी उधर उनके साथ सेलिब्रेट की थी। फिर इस तरह मॉर्निंग शो में मुकाबले होते रहते थे, एक दूसरा चैनल शादी करता था तो हम लोग भी करते, तो इस तरह वो बहुत ज्यादती हो गई चीजों की, मतलब कि बहुत एक्सट्रीम पर शादियां होने लगी। ठीक है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सारे मॉर्निंग शो खत्म हुए
तो फिर हमने भी स्क्वीज कर दिया। फिर हमने शादी वीक्स को एक साल में एक दफा रखा। अब आप देखें मैं साल में एक दफा भी नहीं करती, मेकअप आ जाता है, मेकअप वीक आ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन इस शादी वीक कराने में जैसे सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट है, वहां पे आम जो बच्चियां थी उनके रिश्ते आने लगे, एक वहां से उनको बड़ा फायदा हुआ। और एक यतीम लड़की जो उनके यहाँ थी, मतलब उनके यहाँ जो ट्रस्ट में है, उनकी शादियों में आसानी हो गई कि वो चूज करने लगे कौन सा लड़का है जिसको हम अपनी लड़की दें। शादी वीक से फायदे भी हुए और रेटिंग आती थी तो चैनल भी बोलता था कि करो जाहिर है वेडिंग वीक्स। और फिर हमने बहुत ट्रेंड्स भी सेट किए, बड़े सेट लगा के बाकायदा हमारे सेट जो डिपार्टमेंट के लोग होते थे उनको फोन आते थे कि आप हमारा शादी का सेटअप इस तरह लगा दें। जो हमें स्पॉन्सर कर रहे होते थे उनको बहुत काम मिलता था। तो हम कोशिश की हमने छोटी छोटी रस्में, मजे मजे की चीजें एंटरटेन करने की। शादी वीक से एंटरटेनमेंट मिलती है, चाहे आप कुछ भी कहें, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मगर मुझे खुद इतना मजा आता है शादियों में जाने में, मेहंदी देखने में, ढोलक, ये सारी चीजें। वैसे आपके शो में जो लोग आते हैं, हाँ, उसका क्या प्रोसेस होता है शादी के लिए या मेकअप के लिए? अगर किसी आम आदमी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके शो में कैसे अपनी शादी करवाई या कैसे? नहीं, आम आदमी की इस तरह मैंने इस तरह शादी नहीं की, लेकिन जैसे कोई गरीब लड़की है, ठीक है, उस तरह उसने खत लिखा है, उस खत के थ्रू हम उधर पहुंचे हैं। कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन्होंने कहा हमारे मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत नीडी है, उसकी है, तो हमने उनकी शादियां कराई हैं। फिर सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, और हम साथ साथ ग्रो किए हैं। उन्होंने, वो हमारे साथ मिलते थे, वो बताते थे ये बच्चियां हैं, ये इनकी कहानी है। सो उस तरह हुई है। बाकी ऐसे हमने कोई शादियां नहीं कराई कि कोई भी आ गया हमारी शादी करा दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा और नहीं। ऑडियंस जो आपके शो के अंदर जी पहले थी, कोविड के बाद हमने खत्म कर दी। जी। तो ऑडियंस जो होती थी वो क्या कोई फिक्स लोग होते थे? नहीं, फिक्स नहीं होते। बेसिकली ऑडियंस इस तरह होता है जैसे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमने अपनी कोऑर्डिनेटर्स रखी हुई है। तो अब कोऑर्डिनेटर्स जो है ना, उनको फोन, उनका नंबर चलता था। अब एक ही मोहल्ले से सारे कजन्स ने मिलकर उनको फोन किया कि प्लीज आप, हम आना चाहते हैं शो पे। ठीक है। सो इस तरह करके उनकी जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि देखिए हम ऐसे भी तो लोग नहीं बुला सकते जो आके यहाँ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। चैनल के अंदर आ रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सो हमें फिर देखभाल के बुलाना पड़ता था, किस घर से आ रहे हैं, किस इलाके से आ रहे हैं। कहीं से ऑफर आई वैसे कभी मॉर्निंग शो की कि इधर से छोड़ के हमारे पास आ जाए? बहुत दफा। अच्छा, आपसे अमाउंट नहीं पूछते, लेकिन कितना डिफरेंस डाल के उन्होंने आपको कहा कि इतने ज्यादा देंगे, हमारे पास आ जाओ? पैसे को कभी प्रायोरिटी नहीं दी मैंने जिंदगी में। लेकिन ज़रा जो ऑफर करता है, मेरा ये ईमान है, जो पैसे के पीछे भागता है पैसा उससे दूर भागता है। सो मैंने हमेशा ये देखा मेरी इज्जत किधर है, और जिस चैनल पे मैं बैठी हूँ, जितनी इज्जत उसने मुझे दी है ना, बिल्कुल ऐसे दी है जैसे अपने वाकई अपने माँ बाप देते हैं, घर वाले देते हैं। सो मेरी इतनी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं रिस्पेक्ट पे कभी भी पैसे को फौकियत नहीं दे सकती। दोस्ती किसके साथ है ज्यादा अपनी फील्ड के अंदर? सबके साथ है, सबके साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ, बहुत अच्छा, मतलब किसी से कोई झगड़ा लड़ाई वो नहीं है। लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं है कि हम उनके घरों में घुसे हुए हैं, वो हमारे घरों में घुसे हुए हैं। अच्छा। मुझे लगता है शोबिज में आपको थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा कंपोज्ड रहना चाहिए। हम बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करते। अच्छा। हमारी अपनी फैमिली लाइफ है और हम ज्यादा अपने खानदान घर वालों में खुश रहते हैं। और फैन मोमेंट कोई अच्छा भी और बुरा भी, जहरा आप बाहर निकलती हैं, लोग हाँ। बहुत जानते हैं, फैन मोमेंट दोनों एक्सपीरियंस शेयर दोनों करें। मतलब लाइक मैं कहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया भी, मैं वेकेशंस पे गई। जब आप वेकेशंस पे जाते हैं, आप सोशल मीडिया की वजह से इतना आपको फैन पाकिस्तान से बाहर मिलता है, और उनका बस नहीं चलता कि वो अपने घर में पता नहीं क्या आपकी दावतें करें, आप अपनी जान निकाल के आपके लिए रख दें। सो मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जब फैन से मिलती हूँ, बाकायदा SMS कर रहे होते हैं इंस्टा पे, आप हमारे घर में रुके, आप होटल में क्यों रुक रही हैं, आप हमारी गाड़ी ड्राइवर ले लें। मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, मतलब वारे नहीं आ रहे जा रहे होते हैं फैंस। सो यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी ऐसा है। सो जब ट्रोलिंग होती है ना, तो ये जो फैंस है ना, ये आपको संभालते हैं। हाँ। ये जब आप बाजार में निकलते हैं और प्यार करती हैं खवातीन, तो मेरे ना अंदर दिल में मुझे रोना आता है। मैं कहती हूँ, अल्लाह मियां तूने जितनी इज्जत दी, मैं उस काबिल नहीं थी, पता नहीं मैंने क्या, शायद अम्मा अब्बा का दिल खुश किया है जो तूने इतनी इज्जत दी। सो मैं तो बहुत आपदीदा हो जाती हूँ। और बुरी फैन एक दफा मिली थी, कोई एक सास नुमाई खातून थी। मैं बच्चों के खिलौने की दुकान पे थी, मैं खिलौने ले रही थी,
तो मैंने शायद कोई सास बहू वाला शो किया होगा और शायद बहू के फेवर में कोई बात कर दी होगी। वो मुझसे बहुत तपी हुई थी। अच्छा। वो बात क्या करती हो तुम, डांटा उन्होंने मुझे। मैं चुप करके सुन लिया उनकी बात। तो मैंने कहा सुनिए आंटी, आपके पास रिमोट है ना, आप चैनल चेंज कर दें। खिलौने की दुकान वाला परेशान हो गया। इधर ना कोई लड़ाई। मैंने कहा भाई वो सास बहू वाला शो किया था तो बहू का फेवर कर दिया होगा मैंने, तो आंटी तब गई है मुझसे। वो एक फैन थी, मुझे मिली थी। और इंस्टा पे मैसेजेस खुद देखती है सारे? हाँ देखती। अच्छा। हाँ देखती हूँ। इतना मतलब टाइम मैनेज हो जाता है? बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो थोड़ा बहुत टाइम होता है तो उसमें देख लेती हूँ। और रिप्लाई भी कर देती कभी कभार रिप्लाई करती हूँ, हर वक्त नहीं करती, क्योंकि अगर रिप्लाई करती हूँ ना तो कन्वर्सेशन रुकती ही नहीं है। वो तो नहीं रुकती, एग्जैक्टली। वो तो फिर अगला आएगा, फिर अगला आएगा, अगला। सुने वो जो लिपस्टिक का शेड लगाया था वो क्या है? सुने वो जो जूते थे वो कहाँ से लिए? वो कपड़े दुपट्टे, ये मेरे जो जोड़ा दे दे, फलाना मेरा जोड़ा पहन लेंगे। तो वो कन्वर्सेशन रुकती नहीं है। इससे बस आप देख लेती हैं कि कौन क्या देख लेती हूँ, और जो मुझे लगता है जवाब देना बहुत जरूरी है। जैसे एक खातून डिप्रेशन में थी बुरी तरह, और वो कह रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर आपने बात नहीं की ये वो। सो फिर मैंने उसे समझाया, उसकी मियाँ से लड़ाई झगड़े इस तरह हो रहे थे, तो फिर मैंने इंस्टा पे उसे समझाया, फिर मैंने उसे तरीका बताया कि क्या करो क्या नहीं करो, किस वक्त क्या करो। वही अपनी एक्सपीरियंस से ही, तो इस तरह होता है। और मैसेजेस कोई गलत किस्म के भी आते हैं तो मैं फौरन ब्लॉक करती हूँ। ऐसा तो नहीं है, मतलब 3 बच्चों की माँ, मियाँ 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 शादी करती रहती हूँ, फिर भी जो लड़के हैं बाज नहीं आते इतनी बकवास बातें करते हुए, सो उनको ब्लॉक करती हूँ फौरन। कर भी देना चाहिए फौरन, जारी बात है। क्या और ये बड़ी वैसे अजीब चीज है हमारे सोसाइटी के अंदर कि आप जो बंदा जहां तक है आप उस वहीं तक उस लिमिट्स में देखो तो सही कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे, मतलब आपका एक इमेज है, आपकी फैमिली है, आपकी मैसेजेस जो है वो मेरे ससुराल है, मेरी फैमिली है, तो इस तरह मैसेजेस करके आप क्या कर रहे हो? तकलीफ देते हो ना दूसरे को। आपने प्रोडक्शन में तो हिस्सा लिया लेकिन खुद नहीं आई, तो प्लान है कोई खुद भी किसी मूवी करने का? मूवी वाला फेस नहीं है मेरा, मतलब। अच्छा, वैसे आपका खुद का प्लान नहीं है या यासिर की तरफ से? यासिर की तरफ से भी परमिशन नहीं मिलेगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ठीक है। मॉर्निंग शो में मैं यासिर से थोड़ा सा बहस करके आई कि नहीं मुझे करना है। वो कह रहा था इतनी लंबी कमिटमेंट ना करो, लेकिन वो मुझे लगता था कि मैं मैनेज कर लूंगी, पर मूवी वाला कंटेंट नहीं है मेरे अंदर। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। एक्टिंग तो मैं अच्छी कर सकती हूँ, ड्रामा वगैरह कर सकती हूँ, लेकिन बड़े पर्दे के लिए जो बोल्डनेस चाहिए वो शायद मेरे अंदर है नहीं। थोड़ी सी ज्यादा बहन जी घरेलू टाइप हूँ। अच्छा यासिर, वैसे इसके अलावा कितने सपोर्टिव हैं? किस हवाले से? हर हवाले से, खासतौर पे टाइम के हवाले से कि आप जा रही हैं, पीछे जा रहे हैं, बच्चों का मैनेज करना है और मसरूफियात। मैंने आपका पॉडकास्ट घर में इसीलिए रखवाया है, घर में हूँ तो खैर है। यासिर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि 2 बजे घर आ जाओ मॉर्निंग शो से, वो थोड़े से हैं टाइम के। बच्चे हैं नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा वो नहीं होता जो आदमी मैं घर का मर्द हूँ, वो वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आजादी है हर चीज की, तो यासिर थोड़े से हैं। उन्होंने कभी ये भी कहा कि शो छोड़ दे, मॉर्निंग शो? जी, उन्होंने कहा कि इतनी लंबी कमिटमेंट नहीं करो, मॉर्निंग शो की कमिटमेंट है, एक नहीं करो। मैंने कहा भाई ये तो स्कूल की जॉब की तरह है, बच्चे घर आएंगे तो मैं आऊंगी, तो मुझे बड़ा उनसे थोड़ा सा एक तरह से फाइट करनी पड़ी कि करने दो, शो करने दो। सो वो अभी तक ही चल रही है, हर साल होता है छोड़ दो आप, बस कर दो, बस कर दो। सो वो चलती रहेगी। लेकिन वो मैं ड्रामे श्रामे नहीं करती। मैंने कहा भाई एक बात मैंने तुम्हारी मानी कि मैं ड्रामे श्रामे कुछ नहीं करती और टाइम घर पे देती हूँ, लेकिन उनको फिर भी कुछ रहती है प्रॉब्लम हमेशा। अच्छा, और यासिर ने कभी आपसे ये कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा? या वो तो मुझे इतना तंग करते हैं, यही कहते रहते हैं। बहुत तंग करते हैं, हर वक्त तंग करते रहते हैं। अच्छा। हाँ। और आपको लगता है जब आमिर लियाकत ने की थी तो इतना खुश हुए थे वो, देखो निदा में, फिर बाद में मैंने कहा देखा यासिर। ये तो फिर मसाइल तो हो जाते हैं। हाँ, आसान थोड़ी है। मोबाइल चेक करती हैं यासिर का? नहीं, ऐसे पासवर्ड लगाए हुए हैं कि मैं पहुंच ही नहीं सकती वहां तक। अच्छा। और अगर कभी आप कहें तो क्या कहते हैं वो? क्या कि पासवर्ड खोल दो, मैंने चेक करना है, मैंने देखा। अच्छा, ट्रे में रख के दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी आज तक नहीं मैंने उनका मोबाइल चेक किया। ज़ाहिर चेक कर ही नहीं सकती। बच्चों को कोड पता है और बच्चे भी नहीं बताते मुझे। अच्छा, बच्चे बाबा के साथ मिले हुए हैं? नहीं, वो कहते हैं लड़ाई ना हो जाए ना, फिर पता नहीं क्या क्या निकल आएगा मोबाइल में। अच्छा, ऐसा आपको खतरा है कि कुछ ऐसा निकल सकता है? हाय, मर्द सिर्फ वो शरीफ है जैसे मौका नहीं मिला। आपके जो हैंडलर्स हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, फेक भी बने हुए हैं कोई? बहुत। मेरा फेसबुक पे तो पेज ही नहीं है कोई, पब्लिक ही पेज नहीं है। अच्छा। निदा पाशा के नाम से मेरा पेज है।
और अच्छा। निदा यासिर के नाम से पता नहीं कितने कितने लोग फेसबुक पे क्या क्या खबरें हैं, और मेरा पेज फेक बनाया हुआ है। मेरा नहीं है। इंस्टा पे मेरा वो टिक हुआ हुआ है, इट्स निदा यासिर ऑफिशियल के नाम से वो पेज बना हुआ है, वो मैंने खुद बनाया हुआ। और फेसबुक पे आपका ब्लू टिक नहीं है अभी? नहीं, क्योंकि सबने फेक बनाए हुए ना, तो कैसे होगा ब्लू टिक? हो जाएगा, मुझे बताइएगा। फेक वाले भी, फेक नहीं, ओरिजिनल जो आपका आप है मुझे ना, बताइएगा कैसे वो होता तो है। हो जाएगा। हाँ। मैं इतनी टेक्निकल नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि ये भी मेरा बच्चों ने बनाया था मेरा तो असल में आईटी का बैकग्राउंड है। हाँ। Amazon का बिजनेस है, हम लोग सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, खुद अच्छा, भी करते अच्छा, हैं। तो मेरा अपना भी बस अब वेरीफाइड आप है फेसबुक। इस इंटरव्यू के बाद पूरा टाइम आपने मुझे देना है सिखाने के लिए, ठीक है, ब्लू टिक कैसे होना है। मैं आपको बस करवा दूंगा। हाँ। आप मुझे सिंपली अपना अकाउंट बता दीजिएगा फेसबुक का, ठीक है, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता। अच्छा, खासतौर पे जब आपका एक हुआ हो ना, इंस्टा आपका हुआ है, जी, जी, और जी। इंस्टा फेसबुक बेसिकली मेटा कंपनी बैकएंड पे एक ही है। हाँ, तो वो मैंने कनेक्टेड भी किया हुआ है ना, जो मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ जी, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी हो ठीक है, जाए। फिर तो बहुत आसान है। मैं आपको हाँ। प्रोसेस बता दूंगा, कोई इशू हो तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और यूट्यूब वगैरह भी आप करती हैं अपना? यूट्यूब चैनल है, वो यासिर और मेरा कंबाइन, लेकिन लाइक यासिर ही उसे हैंडल कर रहे होते हैं। तो पैसे उसके किसके पास जाते हैं? यासिर के पास। अच्छा। हाँ, उसमें आप जो भी काम करती है, आपको कोई मुआवजा नहीं मिलता? नहीं, उसका? मैंने खुद नहीं बोला। हाँ, अच्छा। वो यासिर के पास ही जाता है। और वैसे आपका जो घर का सिस्टम है, हाँ, आपके पैसे दोनों के अलग-अलग है या? अलग-अलग। अच्छा जी, यासिर को नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे होते हैं, और सब चीजें बटी हुई हैं, बिजली का बिल वगैरह सारा, गैस यासिर ने खर्च करना है, मैंने क्या करना है, मतलब हमने हमारी हर चीज प्लानिंग। आपके जिम्मे क्या क्या है वैसे घर में, आपने क्या करना होता है अपने घर पैसों में से? की ग्रोसरी और मेड्स की तनख्वाहें, और जो उल्टी पुल्टी चीज आ जाती है ना, जैसे कारपेंटर जी, वगैरह, जी। बाकी बच्चों की फीस सब पूछ लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और ड्राइवर की सैलरी, गैस, बिजली, इसके बिल्स, मेंटेनेंस वगैरह सारी वो यासिर के जिम्मे। वैसे तो हमने आपके शोज में भी देखते हैं, और अभी भी मुझे जब आपसे ऑफ कैमरा भी बात हुई, और अभी भी ये तो मुझे आइडिया हो गया कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं या नहीं बोलती हैं, सब कुछ ही खुल के बताती हैं। महंगाई ने आपको भी अफेक्ट किया? बिल्कुल आप किया। इतने कमाते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ा? नहीं उससे? नहीं, जैसे आपके इखराजात भी बढ़ जाते हैं, हाँ, और हाँ। बच्चे बड़े होते तो और इखराजात बढ़ जाते हैं, उनकी एजुकेशन और वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, हमें भी इफेक्ट किया है, और हमने अपने इखराजात फिर स्क्वीज किए हैं। अब अगर हम बस बिजनेस क्लास में सफ़र करते थे तो हमने वो करना छोड़ दिया है। अच्छा, और ज़्यादा डॉलर रेट की वजह से? अगर गाड़ी ज्यादा, उस वक्त पहले हमारे पास गाड़ी ज्यादा थी, फिर हमने गाड़ियां बेच दी और हमने कम गाड़ियां रखी हैं। सो वो हमने भी अपने खर्चे स्क्वीज किए हैं। हमारे यहाँ भी यही हो रहा था, ये लाइट बंद कर दो, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। मेरे मियाँ हर वक्त स्विचेस बंद करते रहते हैं हर कमरे के, पंखा क्यों खुला हुआ है, एसी ज्यादा ना चलाओ। हम सब कभी कभार एक ही कमरे में सो जाते हैं कि बिजली का बिल कम आए। ग्रोसरी आप खुद करती हैं या? नहीं, पहले मैं खुद करती थी मॉर्निंग शो से पहले, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने जो अपनी मेरी मेड है उनको ट्रेन किया है, तो वो जाती है ग्रोसरी करने। वैसे आपको आइडिया है मार्केट जी, में जी। कि आलू की क्या कीमत है, प्याज की क्या कीमत है? इन अभी चीज़ों की? लेटेस्ट तो नहीं मुझे पता होगी, क्योंकि वो ही जाती है, लेकिन जो बाकी चीजें जैसे शैम्पू वैम्पू लेने वो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आलू प्याज मुर्गी वगैरह वगैरह वो सारी मेरी मेड करती है। शॉपिंग कहाँ से करती हैं ज्यादा? शॉपिंग किस हवाले से, कपड़े वगैरह की? दोनों चीजें, क्योंकि मेकअप की भी और कपड़ों जूतों की। मेकअप की शॉपिंग पाकिस्तान से बाहर जब जाती हूँ तब लेकर आ जाती हूँ, और कपड़े जो हैं वो डिपेंड करता है अच्छे जहाँ लग जाए। मैं ज़ारा शाहजहां के कपड़े जो हैं आमतौर पे जब ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो कॉटन के कपड़े वो उनके बहुत पहनती हूँ, खादी भी कभी पहन लेती हूँ, तो डिपेंड करता है फर्क। वो तो आपको फ्री में मिलते हैं ना? नहीं, खादी ये वाले वो कपड़े जो मैं खरीद के पहनती हूँ। कॉटन के अच्छा। कपड़े मैं स्क्रीन पे नहीं पहनती, उसमें जरा मेरा वजन ज्यादा लगता अच्छा, है। स्क्रीन वाले तो सारे वो तो स्क्रीन वाले तो वो ऐसे होते हैं कि पहन के हमें वापस करने होते हैं। अच्छा, हमारे पास नहीं रहते वो हम पहन के वापस कर देते हैं, डिजाइनर्स के कपड़े होते हैं। और वो उसका बस पे कर देते हैं आपको या चैनल कभी की कभार जो भी- ऐसा होता है कि वो पे करते हैं कुछ डिजाइनर्स की, ठीक है। जो मशहूर डिजाइनर्स हैं उनके कपड़े हम पेमेंट नहीं लेते। फिर जो नए होते हैं ना, अगर वो कहते हैं प्लीज आप हमारे कपड़े पहन लें वो, तो फिर वो पे करके पहनाते हैं, ऐसे होते ठीक है। अदरवाइज बस आपने पहन के वापस कर देने हैं। होते जी हैं। जी 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 जी, बड़े डिजाइनर्स हैं भाई, उन्होंने नाम बनाया हुआ है, तो हमें उनके कपड़े पहनने का मौका मिल रहा है, ये तो हम अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे आपको कौन सा डिजाइनर पसंद है, किस डिजाइनर के कपड़े ज्यादा पसंद है? देखिए ऐसे तो अलग अलग बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, लेकिन मेरे ऊपर जैसे जहीर अब्बास का कट बहुत प्यारा लगता है। जहीर अब्बास जो डिजाइनर है, उमर सईद जो है, उनके कपड़े पहनने को मैं तरसती हूँ, क्योंकि कभी कम पहन पाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। सो अब ज़ैनब चुटानी है, वो भी बहुत अच्छे, उनके कपड़े हैं ऐसे हैं, दुपट्टे वगैरह के साथ होते हैं, तो वो जरा आसानी से आप पहन पाते हैं। बस हमें एक तो आपको रेसिपी बताएं खाने की, कोई आपकी फेवरेट डिश हो, कोई आसान सी उसकी रेसिपी बता दें हमें।
फेवरेट डिश हो, मीठी की रेसिपी बता दूं? हाँ, मीठे की बता। एक वॉलनट टॉफी है जो हमारे, अब पता होता मुझे कि आप पूछेंगे तो मैं आपके लिए बना के रखती, बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा। वो कंडेंस मिल्क लेते हैं उसमें और 2 डब्बे क्रीम के लेते हैं, उसको अलग से मिला के रख देते हैं। फिर वो जो बटर पफ बिस्किट है नमकीन, वो लेकर बटर में जो है उसको कूट के बटर में उसको सौते कर लेते हैं और उसके बाद उसकी क्रस्ट बना के जो है ना वो एक डिश में आप फ्रीजर में रख दें 10 मिनट के लिए। जब वो फ्रीज हो जाती तो उसके बाद वो जो मिक्सचर आपने बनाया है क्रीम का और कंडेंस मिल्क का, उसको मिक्स करके अच्छी तरह फेंट के आप उसके ऊपर डाल दें और उसके ऊपर जो अखरोट है ना वो उसके ऊपर लगा के आप फ्रिज में रख दें। ठीक है। और ये जब आपके कोई भी मेहमान आए झटपट बन जाएगी, उनको सर्व करें। तारीफों के पुल ना बंधे तो मेरा नाम बदल दें। आसान है और बहुत जल्दी। और फेस के लिए आप कोई देसी टोटका भी यूज करती हैं या बस फेस के लिए? हाँ। अभी मेरे पिंपल्स वगैरह हुए हुए, वरना स्किन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रहती है। देसी टोटका तो नहीं है, लेकिन मैं अपने मेकअप उतारने का और उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड मैं बहुत लगाती हूँ हमेशा। और फेस के लिए कभी कभार होता है मुल्तानी मट्टी हुई या कोई मास्क, वो जो उसके कोल मास्क नहीं होते, कोयले का मास्क होता है, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। बाकी फेशियल्स वगैरह सब करवाती रहती हूँ क्योंकि इतना मेकअप होता है, तो वो ख्याल रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आपका, बहुत मजा आया आपके साथ क्वेश्चन करने का। कभी कभार होता है बात बंदा बोल कुछ रही होता है, चलेगा, हो सकता है तो इधर कोई मीम बन जाए आप पे। और जज्बात में मियाँ की ज्यादा ही मैं बुराई कर गई, तो मेरे मियाँ इतने भी बुरे नहीं, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। चलिए, और लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें प्लीज? मैसेज यही देना चाहूंगी कि कभी कभार हम भी हर्ट होते हैं ना, हम भी तो इंसान है। सो ट्रोलिंग में इतना आगे ना चले जाएं कि खानदान तक पहुंच जाएं, इतनी गालम गलोच भी निकाल देते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्वियसली मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, जो कि मेरी टीनेज कहें आप या 20s में कहें, हमने कुआं खोद के पानी पिया है। क्योंकि मैंने यासिर ने मिलकर अपना घर बनाया है, हमने अपने माँ बाप से कोई जायदादें नहीं ली, तो हमने सब कुछ बहुत मेहनत से किया। तो सीरियसली उस टाइम पर बच्चे भी छोटे थे, स्ट्रगल भी थी, तो हमने लाइफ एंजॉय नहीं की। अब कभी हम लाइफ एंजॉय करने निकलते हैं ना, तो लोग मैसेजेस करते हैं, नन्हे बन गए हैं, छोटे बन गए हैं, फलाना। टाइम ही हम मिला है, क्या करें? तो नन्हे नहीं बने, हमें पता है हमारी क्या एज है और कभी भी एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वो स्ट्रगल में हमने टाइम निकाल लिया और अब हमने दरख्त लगा लिया, अब फल खाने का टाइम है। तो क्यों किसी से आप खुश नहीं हो सकते? तो गलत कमेंट्स भी ना करें। हम घूमने फिरने जाते हैं ना, तो आग लग जाती है बहुत सारे लोगों को कि भाई क्या नन्हे बने हुए। तो भाई नन्हे बने रहेंगे हम क्योंकि जो आप फील करते हैं आप वही नजर आते हैं। इस तरह होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं यूरोप जब टूर पे था, जी बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, मुल्क में ये हो रहा है, तुम फैमिली के साथ वहां घूम रहे हो। भाई अल्लाह ने तौफीक दे दी है, घूम रहे हैं, तो इसमें कौन से ऐप वाली बात है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।